नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है थोड़ी देर पहले, और जो मैच के सीन रहे, मतलब मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फील हुआ मैच हारने के बाद। क्योंकि जिस पोजीशन में हम आ गए थे वहाँ से तो इजीली हमें मैच जीतना चाहिए था। लेकिन ठीक है, बांग्लादेश ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला वहाँ पे और दे डिज़र्व टू विन। आखिर में क्रिकेट इज़ अल्टीमेट विनर, तो जिसने भी अच्छा खेला वो जीता। खैर, उसके बारे में बात करेंगे, शुरुआत से ही बात करेंगे। और साथ ही में आज एक बहुत ही रोमांचक मोड में ख़त्म हुआ है चौथा दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज़ के जीत पे भी बात करेंगे। तो लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के मैच से ही। तो जैसा कि मैंने बताया था कल कि प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो आज जब टॉस हुआ तो ये न्यूज़ आया कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, केएल राहुल विकेट कीपिंग करने जा रहे हैं और 5 नंबर पे खेलेंगे। तो सडन एक और खबर आता है कि ऋषभ पंत को तो पूरी सीरीज से ही मतलब आराम दे दिया गया है। कुछ उनकी मेडिकल इश्यूज थी, मतलब एग्जैक्टली क्या इंजरी इश्यूज है वो तो मालूम नहीं है अभी। बट उनको शायद प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जो ओडीआई सीरीज है उससे रेस्ट दे दिया गया है और टेस्ट सीरीज के लिए वो वापसी कर जाएंगे। तो ये तो मैंने कल बता ही दिया था कि इनमें से कोई एक ही खेलेगा। खैर, जो भी हो, केएल राहुल ही खेले। बाकी अक्षर पटेल अवेलेबल नहीं थे, तो उनके जगह पे इंडिया ने एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाया, जो दीपक और शार्दुल दोनों ही खेल गए। और कुलदीप सेन को डेब्यू मिल गया। उमरान मलिक शायद पहुंचे नहीं थे, या थोड़ा सा अभी इंडियन टीम कुलदीप सेन को भी देखना चाहती है, तो शायद उस वजह से उनको दिया मौका। तो ओवरऑल ये टीम था, और बांग्लादेश ने टॉस जीत के ऑब्वियसली हमें बैटिंग करने के लिए कहा। तो ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमारी जो फुल स्ट्रेंथ टीम है वो एक साथ क्रिकेट खेल रही है ओडीआई क्रिकेट में। हम T20 तो खेल रहे थे लगातार, बट ओडीआई क्रिकेट में इस साल ज़्यादातर हमारी सेकेंड स्ट्रिंग टीम ही खेली है। तो ये मतलब बहुत दिनों बाद था, ऑलमोस्ट इस साल में तो शायद पहली बार ही होगा कि फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी खेल रही थी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है। तो शुरुआत कुछ खास नहीं रहा, और शिखर धवन जल्दी आउट हो गए। उसके बाद एक ही ओवर में रोहित और विराट दोनों आउट हो गए। तो जो हमारे टॉप 3 हैं, जो हमारे हमेशा से एक ताकत बने रहे हैं, वो तीनों ही आज फेल हो गए। और मतलब रोहित और विराट के साथ तो लगा फिर भी, क्योंकि ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट इस साल नहीं खेले हैं, तो थोड़ा सा स्क्रैची दिखे। बट शिखर धवन रेगुलरली, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो स्ट्राइक रेट है, उस पर सवाल उठ रहे थे। और आज एक बार फिर उन्होंने थोड़ा सा धीमा शुरुआत किया और फिर एक्सीलेट करने के चक्कर में वो गलत शॉट खेल के आउट हो गए। खैर, उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे जो श्रेयस थे, उसके बाद केएल राहुल थे, उन पे तो भरोसा ही था। श्रेयस को अच्छी स्टार्ट भी मिली, बट कन्वर्ट नहीं कर पाए। बाकी केएल राहुल जो लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं उनके T20 में अप्रोच को लेके, ओपनिंग में। बट यहाँ पे वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, और यहाँ पे उनके जो आंकड़े हैं मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर में बहुत ही अच्छे हैं। कुछ स्टार्ट्स के माने तो 11 पारियों में उन्होंने 6 बार 50 प्लस स्कोर किया है, जिसमें एक शतक भी है। तो ये पोजीशन पे उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और ऋषभ की ऑप्शन में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बैटिंग वहाँ पे किया, लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर था और टेल एंडर जो थे हमारे, उनसे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो जिसके चलते हम सिर्फ 186 तक ही पहुँच पाए और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं ख़राब डिस्प्ले ऑफ बैटिंग था, क्योंकि मतलब पिच में शायद थोड़ा मदद था गेंदबाजों के लिए, और उनके गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बट इतना भी शायद बुरा नहीं था पिच कि आप पूरे 50 ओवर भी ना खेल पाओ। तो मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि बता देता हूँ कि क्या हमारी कुछ आज की स्टैटिस्टिक्स रही। तो जैसे हमने कहा कि उनके जो कप्तान थे लिटन दास, उन्होंने टॉस जीता और हमें आमंत्रण किया बैटिंग करने के लिए।
और हमारे तरफ से हाई स्कोरर रहे केएल राहुल, जिन्होंने 73 रनों की पारी खेली। उसके अलावा रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को भी स्टार्ट मिले, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। बांग्लादेश के लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे उनके सबसे एक्सपीरियंस और महत्वपूर्ण खिलाड़ी शाकिब अल हसन, जिन्होंने 5 फॉर लिया 10 ओवर में सिर्फ 36 रन देके। और इबादत हुसैन ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की और उन्होंने भी 4 विकेट निकाले अपने स्पेल में। तो ओवरऑल 186 जब बोर्ड पे लग गया तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश शायद ये मैच जो कि इजीली जीत जाए। हालांकि मतलब क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं होता है, और नोइंग बांग्लादेश टीम जो उनके पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, अभी पास्ट में जो वर्ल्ड कप हुआ था आपको याद होगा, इजीली वो मैच जीत रहे थे हमारे साथ, लेकिन फिर सडनली एक रेन ब्रेक आता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। तो और पास्ट में भी ऐसे रहे हैं मोमेंट जिसमें उन्होंने क्या पैनिक किया है छोटे टोटल में और मैच हारे भी हैं। तो लुकिंग एट द कंडीशन, मतलब जो भी ग्राउंड का कंडीशन था, जिस तरह से गेंद टर्न हो रही थी, पेस गेंदबाजों के लिए मदद भी थी, नीचे रह रही थी, तो उसको देख के लगा कि अगर शुरुआत में 1-2 विकेट आ जाएंगे तो ये जो रन चेस भी वो भी मुश्किल ही हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। और वही हुआ, पहली बॉल पे जब वो रन चेस में आए, पहली बॉल पे दीपक चहर ने उनके जो ओपनर थे संटो, उनको आउट कर दिया। और फिर रेगुलर इंटरवल में विकेट आते रहे और साथ ही में जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी वो भी रहा, रन रेट भी जो कि वो भी कंट्रोल में ही चल रहा था। एक वक्त मिडिल में जब उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन है मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह बैटिंग कर रहे थे, तो वो कंट्रोल में ही दिख रहे थे, क्योंकि टोटल उतना बड़ा नहीं था जिसे वो चेज कर रहे थे, छोटा सा ही टोटल था, तो रिक्वायर रेट जो है वो भी अंडर कंट्रोल ही था। तो बस उनको एक पार्टनरशिप बनाना था। लेकिन जो हमारे पेशर थे शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज, वो कंटिन्यूसली अच्छा बॉलिंग कर रहे थे वो भी उस फेज में, और जिसके चलते उनको रिवॉर्ड भी मिला। शार्दुल ने महमूदुल्लाह को पहले लेग भी ओवर कराया, उसके बाद अगले ही ओवर में सिराज ने आके मुशफिकुर को बोल्ड मारा, और उसके बाद सडनली 2-4 ओवर के स्पैन के अंदर 4-5 विकेट गिर गए और 136 पे 9 ये बांग्लादेश पहुंच गया। जो मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि पैनिक बटन उन्होंने प्रेस कर दिया था, बट वहां से 51 रन चाहिए थे और एक ही विकेट बाकी था, मतलब। और अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया मैच हार गई है। तो उस जो भी आखिर के कुछ ओवर रहे उसमें क्या कुछ हुआ अभी तक वो समझ नहीं आ रहा है मुझे, और शायद आप लोगों को भी समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक तो लगा कि शायद हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि अब तो इजीली मैच जीत जाएंगे, विकेट आ ही जाएगा। तो लेकिन उनके जो वहाँ पे थे 2 बैट्समैन, मेहदी हसन मिराज जो कि एक ऑलराउंडर है, साथ में मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है टीम के, उन्होंने खुद के ऊपर बिलीव रखा कि हम ये जो 51 रन है, अगर हम खेलते हैं पूरे ओवर तो बना लेंगे, क्योंकि बहुत ओवर पड़े हुए थे। तो उन दोनों ने अपने ऊपर भरोसा रखा और मजबूर किया हमारे गेंदबाजों को और कप्तान को कि वो थोड़ा सा पैनिक हो जाए। उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेला, मतलब मेहदी हसन मिराज क्योंकि वो थोड़ा बेहतर बैटिंग करते हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर स्ट्राइक अपने पास ही रखी और आखिर के 1 या 2 बॉल में ही मुस्तफिजुर को उन्होंने स्ट्राइक पे लाया। और उन्होंने उनका काम जो किया, जो ब्लॉक करना था गेंद को, उन्होंने वो ठीक ठाक ही किया। तो लेकिन ये समझ नहीं आया कि हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने मतलब 1 विकेट निकाल क्यों नहीं पाए। मतलब कि एक बेसिक चीज़ है कि यॉर्कर डेथ ओवर्स में बहुत डाली जाती है, बट हमारे जो 2 गेंदबाज डेथ में बॉलिंग कर रहे थे शार्दुल और दीपक, उनके तरफ से एक भी यॉर्कर नहीं डाला। सिराज का ओवर खत्म हो चुका था, वरना वो शायद डालते, और बाकी कुलदीप के पास वो क्षमता थी, पेस थी, शायद वो डाल सकते थे, लेकिन उनके एक ही ओवर में 2 छक्के पड़ गए। मेहदी ने उनको 2 छक्के मारे, जिसके बाद उनको फिर दोबारा से बॉलिंग नहीं कराया गया। बाकी स्पिनर को क्या ला सकते थे कि नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्पिनरों के भी 6 ओवर पड़े हुए थे। तो ओवरऑल आई थिंक
हम पैनिक ही कर गए, प्रेशर को शायद सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाए और उसी सोच में रह गए कि एक विकेट आ ही जाएगा, लेकिन विकेट आता नहीं है, लेना पड़ता है। तो ओवरऑल बांग्लादेश ने एक इजी रन चेज को मुश्किल बना दिया था बीच में, लेकिन बाद में किसी तरीके से वो मेहनत की और अंत में वो जीत भी गए। तो एट द एंड इट्स ग्रेट विन फॉर बांग्लादेश। तो जो शीन भी रहे आखिर में, जिस तरह से सारे के सारे खिलाड़ी मैदान में आ गए और एक दूसरे के साथ गले मिल के सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मानो एक बहुत बड़ा उन्होंने मैच जीता है। तो मतलब ये कह सकते हैं वो डिज़र्व करते थे, वो जीते। बाकी हम इस हार से सीख ही सकते हैं कि कैसे आगे बेहतर हो सकते हैं। और बाकी वो जो कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने भी बाद में आके कहा कि हमने बैटिंग खराब की थी, बॉलिंग हमने अच्छी की, लेकिन आखिर के 10 ओवर में थोड़ा सा हमने गेंदबाजी लूज की। पर इस सब के बीच एक और चीज़ है जो शायद पिछले काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा एक सरदर्द हमारे लिए बना हुआ है, वो है हमारी फील्डिंग। आज भी आखिरी 10 ओवर में हमने एक दो कैचेस छोड़े, फील्डिंग मिस की, तो वो मतलब कहता है कैच मिस करोगे तो मैच भी मिस करोगे। तो वो एक कैच जो केएल राहुल से ड्रॉप हो गया, इजी कैच, मतलब इजी तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ही हाई कैच था, लेकिन ग्लव्स थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो ये कैच उनको लेना चाहिए था। बाकी एक और शायद मिसजज कर गए वाशिंगटन सुंदर थर्ड मैन के रीजन में। तो बाकी एक उन्होंने चौके भी छोड़ा, लेकिन पर्टिकुलरली किसी खिलाड़ी को नहीं कह सकते कि ये कैच छोड़ दिया या फील्डिंग छोड़ दिया इसकी वजह से हारे। बाकी ओवरऑल हम बैटिंग से भी हारे, फील्डिंग से हारे और बॉलिंग से भी हारे, और कहीं ना कहीं कैप्टनसी पे भी थोड़ा सा आप सवाल उठाओगे। खैर ये तो अभी था आज के मैच का हालचाल। बाकी दूसरा वनडे यहीं पे खेले जाना है ढाका स्टेडियम में 7 तारीख को। तो अभी बांग्लादेश चाहेगी कि एक और मैच जीत जाए और सीरीज जीत जाए। 6 साल पहले हमने लास्ट टाइम बांग्लादेश टूर किया था और वहाँ पे भी हम ओडीआई सीरीज जो कि वो हार गए थे 2-1 से। अभी भी बांग्लादेश के पास मौका है कि वो उस जो रिजल्ट रुका था उसको वो रिपीट कर सके। बाकी इंडियन टीम की कोशिश यही होगी कि इससे सीखे और बेहतर करके आए और 2 मैच जीते और सीरीज जीते और टेस्ट श्रृंखला में एंटर करे। तो बस यही था अभी बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था उसका हाल। बाकी जो 2 टेस्ट मैच हुए उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच चल रहा था पर्थ में उनका वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो जीत लिया है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये बहुत एक बड़ा रन चेस होगा अगर ये कंप्लीट कर देती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, बट ऐसा ना हो सका। 333 पे ऑल आउट हो गए हैं। 192 पर 3 से कल उन्होंने शुरुआत किया था, तो 333 या एग्जैक्ट इसी स्कोर पे ऑल आउट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस जीत के साथ फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो भी पॉइंट्स टेबल है उसके वो टॉप 2 पे हैं और लगातार वो अच्छा कर भी रहे हैं और अपनी जो फाइनल खेलने की उम्मीद है उसको बरकरार रख रहे हैं। बाकी बात कर लेते हैं तो सेकेंड इनिंग्स में जैसा कि मैंने कल बताया था कि उनके जो कप्तान थे क्रेग ब्रेथवेट, उन्होंने शतक जड़ा था। उसके अलावा आज रॉस्टन चेस ने 55 रन किए और अल्जारी जोसेफ जो उनके पेसर है उन्होंने भी 43 रन किए हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे जो उनके ऑफ स्पिनर है नेथन लायन, जो हमेशा से चौथे इनिंग्स में बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाते हैं। 6 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो एक तरीके से एक तरफा बना दिया। 164 रन से ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, तो एक इजी विन कहेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने कुछ फाइट पुटअप ज़रूर किया है, लेकिन ओवरऑल ये एक इजी विन रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी जो दूसरा टेस्ट मैच था वो बहुत ही रोमांचक स्थिति में अभी है जी, इंग्लैंड और पाकिस्तान वाला मैच। अब रोड पे तो मतलब एक तरीके से रोड पे ही मैच हो रहा था, बट अभी जो फिलहाल स्कोर है चौथे दिन के अंत तक स्टम्प्स तक
पाकिस्तान को 263 रन चाहिए और उनके पास अभी 8 विकेट बाकी है आखिर दिन में। तो टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो एक दिन में 90 ओवर होते हैं, तो अगर पॉसिबल होते हैं, बाकी मतलब अगर बैड लाइट हो जाए या वेदर ख़राब हो जाए तो फिर ओवर घट जाते हैं, बट नॉर्मली 90 ओवर का ही गेम होता है। तो अगर 90 ओवर हो पाता है कल तो 263 रन तो बन जाने चाहिए। बाकी इंग्लैंड को 8 विकेट निकालने हैं, जो कि मुश्किल होगा क्योंकि पिच से उतना मदद नहीं है और मतलब उतना टर्न या नहीं है स्पिनरों के लिए या पेसर के लिए भी उतना कुछ मदद नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तो जैसा कि कल का स्कोर था तीसरे दिन के अंत तक, पाकिस्तान 499 पे 7 आउट था, तो बाकी उन्होंने 579 रन बनाए अपने पहले पारी में। और जवाब में जब इंग्लैंड आई बैटिंग करने के लिए तो उन्होंने बहुत ही तेज़ दरार 264 रन मारे 7 विकेट के नुकसान पे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कुछ 36 ओवर में जी 35.5 ओवर, तो यानी कि पूरी की पूरी वनडे स्टाइल से उन्होंने बैटिंग की। और इनके तरफ से जैक क्रॉली जो इनके ओपनर थे उन्होंने एक बार फिर से अर्धशतक जड़ा। बाकी जो रूट ने भी ताबड़तोड़ 73 रन बनाए और हैरी ब्रूक जो फर्स्ट इनिंग्स में 150 किए थे तो वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया और उन्होंने एक और अर्धशतक जड़ा 87 रन सिर्फ 65 बॉलों में। बाकी पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद इन्होंने 2-2 विकेट निकाले। तो कुल तो एक मतलब ये देखिए कि इंग्लैंड ने जस्ट टी ब्रेक के समय उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और तब उनके पास लीड सिर्फ 343 की थी। तो इसका मतलब 4 सेशन में 340 रन के आसपास स्कोर करना मतलब गेटेबल लगता है किसी भी मतलब चौथे इनिंग्स में बैटिंग करते हुए टीम के लिए। तो वो एक ब्रेव डिसीजन कह सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान और उनके कोच द्वारा। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो ड्रॉ खेलना ही नहीं चाहते थे। उनका ये कि हम हार जाएं पर रिजल्ट के लिए ज़रूर जाएंगे, और जिसके चलते हुए उन्होंने अपने गेंदबाजों को पूरे वक्त देने के लिए पूरे 4 सेशन दिया और साथ में थोड़ा सा पाकिस्तान के दिमाग में भी भर दिया कि शायद ये टोटल चेजेबल है, हम इस टोटल को चेज करने जाएं और उसी में ही इंग्लैंड के लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप ड्रॉ के लिए जाते हो तो सिर्फ आप रोक के ही खेलते हो, लेकिन अगर जब जीत के लिए जाते हो तो फिर आप कोशिश करते हो रन करने की, और जब कोशिश करते हो रन करने की तो वहाँ पे आउट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये रहा उनका एक तरीके से एक गैम्बल लिया बेन स्टोक्स ने और ब्रेंडन मैकलम जो उनके कोच है। तो अभी तक तो कहेंगे कि जो सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान का रहा है खेल, मतलब अभी दोनों तरफ ही गेम है, क्योंकि पाकिस्तान ने 80 रन बना लिए हैं और 2 विकेट भी खो दिए हैं। तो अभी दोनों तरफ मैच झुका हुआ है। आखिर दिन पे देखते हैं कि क्या इंग्लैंड वो 8 विकेट ले पाता है और क्या पाकिस्तान वो 263 रन जो अभी हैं बना पाता है कि नहीं। अगर ये मतलब ये स्कोर अगर चेज हो गया तो फिर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट होगा। और अगर ये टोटल उन्होंने डिफेंड कर लिया, मतलब कि 8 विकेट अगर इंग्लैंड ने निकाल दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि इस मतलब निर्जीव से पिच के ऊपर अगर वो ऑल आउट कर लेते हैं उनको और मैच जीत जाते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। तो खैर तो कल देखते हैं कि क्या इंग्लैंड या पाकिस्तान कौन ये मैच जीतता है या फिर ड्रॉ हो जाता है मैच। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी तो बस ये 2-3 कुछ मैचेस थे जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है, साथ में हमें हार मिल चुकी है। बाकी अभी एक और रिजल्ट कल आना है। तो बस अभी इस वीडियो में अभी इतना ही। बाकी कल आपसे जुड़ेंगे और जो भी आज का हाल रहेगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का उसके बारे में बताएंगे, और बाकी जो खबरें होंगे उसके भी आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।